हेलो दोस्तों, मैं हूं अलका शुक्ला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, बायोलॉजी की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है श्वसन तंत्र। आज के वीडियो में हम पूरे श्वसन तंत्र को कवर करेंगे। इसके अंतर्गत हम सभी श्वसन अंगों के बारे में पढ़ेंगे और श्वसन प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम बाह्य श्वसन, गैसों का शरीर में परिवहन और आंतरिक श्वसन पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो आप लोग भी पहले थ्योरी कंप्लीट करें और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि श्वसन तंत्र कहते किसे हैं। तो अंगों का वह समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है उसे सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। और प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन के द्वारा ही हमारे खाए गए भोजन का ऑक्सीडेशन होता है और हमें ऊर्जा मिलती है। जैसा हमने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले टॉपिक में भी पढ़ा था कि यह काम कैसे करता है, तो हमारा शरीर कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है और इन कोशिकाओं को एनर्जी कैसे मिलती है। तो जो भी हम भोजन करते हैं ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में होता है, यानी जटिल अणुओं में होता है, और भोजन का अधिकांश हिस्सा कार्बोहाइड्रेट होता है या फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होता है। लेकिन कोशिकाओं को एनर्जी कैसे मिलेगी, तो सिंपल मॉलिक्यूल्स से कोशिकाओं को एनर्जी मिलती है। और पाचन तंत्र भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करता है। हमने जो भोजन ग्रहण किया कार्बोहाइड्रेट के रूप में, पाचन तंत्र से वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो गया और ग्लूकोज सिंपल मॉलिक्यूल्स होता है और इससे कोशिका को एनर्जी मिलेगी। लेकिन सिर्फ ग्लूकोज से ही कोशिका को एनर्जी नहीं मिल जाएगी। जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन होगा तब कोशिका को एनर्जी मिलेगी। तो जो भोजन हमने ग्रहण किया है उससे ग्लूकोज मिला और सांस जो हम लेते हैं इससे हमें ऑक्सीजन मिला। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है और जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड जल निकलता है और ऊर्जा निकलती है, और यही ऊर्जा हमें चाहिए। तो भोजन हमने जो ग्रहण किया उससे हमें क्या मिला, भोजन से हमें ग्लूकोज मिला और सांस लेने से हमें ऑक्सीजन मिली, और यही ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्रिया करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में टूट जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ देते हैं और जल को भी हम बाहर ही छोड़ देते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें जल वाष्प भी होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल हम बाहर छोड़ देते हैं सांस के द्वारा, और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का ब्लड में मिलना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर निकलना शामिल होता है, और ब्लड के द्वारा ही ऑक्सीजन प्रत्येक कोशिका तक पहुंच पाता है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं श्वसन तंत्र। अब हम पहले डायग्राम की सहायता से श्वसन तंत्र समझ लेते हैं और उसके बाद फिर इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो जब भी हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेंगे तो हवा हमारे नासिका मार्ग से गुजरती है। नासिका मार्ग क्या है, तो नाक के पीछे का जो ये भाग होता है ना, देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं नासिका मार्ग। तो श्वास नासिका मार्ग से होते हुए ग्रसनी में जाएगी और ओरल कैविटी से ही हम भोजन ग्रहण करते हैं, याद रखें। तो ग्रसनी में जब नासिका मार्ग से होते हुए श्वास ग्रसनी में जाएगी, और ग्रसनी क्या है, तो एक सॉफ्ट पार्ट होता है और यही से भोजन और श्वास दोनों गुजरते हैं। तो देखिए जो ये पार्ट है इसे ही ग्रसनी कहते हैं। ये पार्ट आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं ग्रसनी। और ग्रसनी के नीचे है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस यह एक ढक्कन की तरह एक संरचना होती है। एपिग्लोटिस क्या है, तो ये ढक्कन की तरह संरचना होती है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है और हवा को फूड पाइप में जाने से रोकने का कार्य करता है। तो जो एपिग्लोटिस है इसे हम एक प्रकार का ढक्कन कह सकते हैं, और जब हम खाना खाते हैं तो ये विंड पाइप को बंद कर देता है, जिससे कि भोजन फूड पाइप के रास्ते से आमाशय में पहुंच जाता है। और जब हम श्वास लेते हैं तो एपिग्लोटिस जो ढक्कन है हमारे फूड पाइप को बंद कर देता है, जिससे कि श्वास फेफड़ों में चली जाए। तो एपिग्लोटिस के बाद हवा स्वरयंत्र में जाती है, और इसे स्वरयंत्र क्यों कहते हैं, ये जो आप संरचना देख रहे हैं यही है स्वरयंत्र। और इसे स्वरयंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि आवाज़ यहीं से निकलती है। और फिर इसके बाद नीचे वाली नली है ना, ये इसे कहते हैं ट्रेकिया, और इसे ही हम श्वास नली भी कहते हैं। फिर ये ट्रेकिया आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो जाती है। ये ट्रेकिया आगे जाकर के, देख रहे हैं आप, दो भागों में विभक्त हो रही है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। एक ब्रोंकाई दाएं फेफड़े में चली जाएगी और दूसरी बाएं फेफड़े में चली जाती है। इसके बाद आगे चलकर यही ब्रोंकाई कई ब्रांचेस में बढ़ जाती है
और इन ब्रांचेस को क्या कहते हैं, तो इन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तो पहले ट्रेकिया आगे चल कर के दो भागों में विभक्त हुई और उसे कहते हैं दो ब्रोंकाई में बट गई, ठीक है। एक लेफ्ट फेफड़े में गई और एक राइट में, और ब्रोंकाई आगे चल कर के कई शाखाओं में बट गई जिसे ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और इन्हीं ब्रोंक्यूल्स के सिरे पर अंगूर की जैसी संरचना देखने को मिलती है जिसे कहते हैं कूपिका। और जो हम हवा लेते हैं, जो हम श्वास लेते हैं, तो हवा जाकर के इन्हीं कूपिका में भरती है। तो जो भी हम श्वास लेते हैं हवा इसी में भरती है। और आगे फेफड़ों के नीचे पाया जाता है डायाफ्राम। ये आप देख रहे हैं ना, ये है डायाफ्राम। और इसका कार्य क्या है, तो डायाफ्राम ऊपर नीचे होते हैं, तो इनके ऊपर नीचे होने के कारण ही वायु फेफड़ों के अंदर और बाहर होती है। जब डायाफ्राम ऊपर होता है तो वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है, और जब ये डायाफ्राम नीचे आता है तो वायु फेफड़ों के अंदर जाती है। तो इस डायाफ्राम का अहम रोल है हमारी बॉडी में, और हम इसी के कारण श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। जब ये डायाफ्राम ऊपर जाता है तो हम श्वास छोड़ते हैं, और जब ये डायाफ्राम नीचे आता है तो हम श्वास लेते हैं। फिर फेफड़े, इनके बाहर एक आवरण है, एक पतली झिल्ली होती है, ये पतली झिल्ली के समान संरचना होती है जिसे कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि फेफड़ों के बाहर जो झिल्ली होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये डायाफ्राम समझ आ चुका होगा। अब हम इन पार्ट को एक एक करके डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहले है नासिका मार्ग। इसका मुख्य कार्य सूंघने से संबंधित है, और इसके भीतर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो धूल कणों को रोक लेते हैं। तो श्वसन की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है, नाक से होती है। और नाक से हम जब सांस लेते हैं तो छोटे छोटे बाल होते हैं नाक के अंदर, और इनका काम होता है जो हवा के द्वारा छोटे छोटे धूल कण हैं उन्हें रोकना। वो धूल कण इन बालों में फंस जाते हैं तो ये हवा को फिल्टर करने का कार्य भी करते हैं। और नेजल पैसेज में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो 1.5 लीटर प्रतिदिन म्यूकस निकलता है, जहाँ से ये धूलकण जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीवों को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है, और यह शरीर में प्रवेश करने वाली वायु को नम एवं शरीर के ताप को बराबर बनाती है। इसके बाद है ग्रसनी, और ग्रसनी श्वसन तंत्र के साथ साथ पाचन तंत्र का भी भाग होता है। तो अभी हमने बात किया कि ग्रसनी कॉमन एरिया है, भोजन भी ग्रसनी से होकर गुजरता है और वायु भी ग्रसनी से होकर गुजरती है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा पार्ट है श्वसन तंत्र का जो श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का भाग है, तो वो है ग्रसनी। इसे आप याद रखें। इसके बाद है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र जिसे लैरिक्स कहते हैं। लैरिक्स श्वसन मार्ग का वह भाग है जो ग्रसनी तथा ट्रेकिया को जोड़ता है। तो आप जो देख रहे हैं ना, ये है ग्रसनी और ये है ट्रेकिया, और दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है लैरिक्स। और लैरिक्स का कार्य क्या है, मुख्य काम क्या है, तो इसका मुख्य काम है साउंड प्रोड्यूस्ड करना। और लैरिक्स के प्रवेश द्वार पर एक ढक्कन के समान वॉल्व होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। तो हमने अभी बात की कि जब भी हमें कुछ निगलना होता है तो एपिग्लोटिस ट्रेकिया द्वार बंद कर देता है जिससे कि फूड ट्रेकिया में ना फंसे या प्रवेश ना करे। और इसे ऐसा करने के लिए निर्देश कौन देता है, तो हमारा ब्रेन इसे निर्देश देता है। इसीलिए कहते हैं जब भी खाना खा रहे हो तो बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्रेन अगर बिजी हो जाता है, निर्देश नहीं दे पाता है, तो खाना ट्रेकिया में चला जाता है। और फिर क्या होता है, हमें तुरंत खांसी आने लगती है, क्योंकि फेफड़े सिर्फ हवा अंदर लेते हैं, खाना नहीं लेते हैं, उसे बाहर फेंक देते हैं। इसीलिए खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। और पुरुषों में लैंगिक लक्षणों के विकास के साथ ध्वनि यंत्र के चारों ओर एक विशेष संरचना का निर्माण हो जाता है जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं। इसके कारण स्वर यंत्र का आकार बड़ा हो जाता है, जिसके कारण पुरुषों की आवाज़ निम्न तारत अर्थात मोटी हो जाती है। तो पुरुषों की आवाज़ भारी क्यों हो जाती है, क्योंकि उनके स्वर यंत्र के पास एक विशेष प्रकार की संरचना बन जाती है। स्वर यंत्र बड़ा हो जाता है और आवाज़ भारी हो जाती है। लेकिन महिलाओं में इस प्रकार की संरचना नहीं होती है, और इसे हम कहते क्या हैं, तो एडम्स एप्पल कहते हैं। और महिलाओं में इस संरचना का विकास नहीं होता है, जिसकी वजह से स्वर यंत्र का आकार छोटा होता है और इसलिए उच्च तारत्व वाली आवाज़ उत्पन्न होती है जो सुनने में पतली एवं मधुर सुनाई देती है। और अब बात करें वोकल कॉर्ड की, तो मेल में इसकी लेंथ कितनी होती है, 20 mm होती है, और फीमेल में इसकी वोकल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है, तो 15 mm होती है। 5 mm पुरुष कम होती है पुरुषों से। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसे आप याद रखें कि मेल में वोकल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है, तो 20 mm होती है, और फीमेल में 15 mm होती है। लास्ट में आपको क्वेश्चन में दिखाऊंगी, एग्ज़ाम में पूछा गया है यहाँ से। और इसके बाद फिर है ट्रेकिया।
ट्रेकिया द्वारा वायु फेफड़ों के अंदर तक जाती है और ट्रेकिया आगे चलकर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। तो ये देख रहे हैं ना आप, ट्रंकिया 2 भागों में बढ़ जाती है। जो देख रहे हैं ये 2 भागों में विभक्त हो जाती है, एक लेफ्ट फेफड़े में जाती है और दूसरी राइट फेफड़े में जाती है। और ट्रंकिया के ऊपर 16 से 20 सी शेप के बने कार्टिलेज के रिंग होते हैं जिनका काम होता है ट्रेकिया को सिकुड़ने तथा चिपकने से बचाने का कार्य करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ट्रेकिया के ऊपर कार्टिलेज अर्थात उपास्थि। उपास्थि क्या है ये मैं डिटेल में बता चुकी हूँ कंकाल तंत्र वाले वीडियो में। तो उपास्थि नरम हड्डी होती है जो ट्रेकिया के ऊपर 16 से 20 छल्ले पाए जाते हैं जिनका कार्य है ट्रेकिया को सिकुड़ने तथा चिपकने से बचाने का। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है फेफड़े। फेफड़े यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है। इसकी संख्या 2 होती है। दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है और फेफड़ा प्यूरल मेम्ब्रेन से ढका होता है। तो ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है या फिर बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े से बड़ा होता है। तो ये चीज़ आप याद रखें कि दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। और ऐसा होता क्यों है? तो जो हमारा दिल है, हार्ट है, वैसे तो ये सेंटर में होता है लेकिन इसका झुकाव बाईं तरफ होता है। दिल का जो झुकाव है वो बाईं तरफ होता है और बाईं तरफ झुके होने की वजह से बाएं फेफड़े में एक खाली जगह होती है। जो आप देख रहे हैं ना, ये खाली जगह, यहीं पर दिल झुका होता है और यही कारण है दाएं फेफड़े का बाएं फेफड़े से बड़ा होने का। और फेफड़ा प्यूरल मेम्ब्रेन से ढका होता है और दाएं फेफड़े में 3 पालियां जिन्हें लॉब्स कहते हैं पाई जाती हैं और बाएं फेफड़े में 2 लॉब्स या पालियां होती हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि इसमें 3 लॉब्स हैं और इसमें 2 लॉब्स हैं। और ब्रोंकाई आगे चलकर के कई शाखाओं में बढ़ जाता है जिसे ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकियोल्स के सिरे पर अंगूर जैसे गोल संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे कूपिका कहते हैं। और कूपिका पर रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा होता है जहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कूपिका जो होती है इनमें ऑक्सीजन भर जाएगी और इसके ऊपर रक्त कोशिकाएं हैं। और आगे इसके बारे में बताऊंगी कि रक्त में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन क्या करेगा। यहाँ से ऑक्सीजन ले जाएगा और कोशिकाओं तक पहुँचाएगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे बाहर निकाल देगा। इसे आगे हम पढ़ेंगे, अभी इतना समझ लें आप कि जो कोशिका है यहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है, यहाँ से ऑक्सीजन रक्त में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। फिर है डायाफ्राम। डायाफ्राम फेफड़ों को आकार प्रदान करती है और डायाफ्राम के ऊपर नीचे होने के कारण ही वायु फेफड़ों के अंदर बाहर होती है। तो डायाफ्राम ऊपर होगा तो वायु फेफड़ों के बाहर जाएगी और जब डायाफ्राम नीचे आएगा तो वायु फेफड़ों के अंदर आएगी। ये काम है डायाफ्राम का। तो श्वसन तंत्र के अंग हमने पढ़ लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो श्वसन की प्रक्रिया को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसे बाह्य श्वसन कहते हैं, दूसरा है गैसों का शरीर में परिवहन और तीसरा है आंतरिक श्वसन या फिर कोशिकीय श्वसन भी इसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाह्य श्वसन के बारे में। तो किसी भी जीव तथा एनवायरनमेंट के बीच जो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होता है उसे ही बाह्य श्वसन कहते हैं। तो जो हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसे ही बाहरी श्वसन कहते हैं, यानी ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना ही बाह्य श्वसन कहलाता है। और इसमें कौन कौन सी गैसें भाग लेती हैं, कौन कौन सी गैस शरीर में प्रवेश करती हैं और कौन कौन सी गैस हमारे शरीर से बाहर जाती हैं और इनका परसेंटेज क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो जो वायु का शरीर में प्रवेश करना, यानी हमारे शरीर में जो गैसें प्रवेश करती हैं वो कौन सी हैं और कितने परसेंट हैं। पहले है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78.09% हमारे शरीर में प्रवेश करती है और बाहर कितनी जाती है, यानी हम छोड़ते कितना है वायु शरीर के बाहर, नाइट्रोजन कितनी जाती है, तो 78.09%, यानी जितनी नाइट्रोजन हम ग्रहण करते हैं उतनी ही बाहर निकल जाती है। इसके बाद है ऑक्सीजन 21%, और ऑक्सीजन हमारे शरीर में 21% प्रवेश करती है और बाहर कितनी जाती है, तो 17% बाहर चली जाती है, यानी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सिर्फ 4% ही रुकती है और 17% बाहर निकल जाती है। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम प्रवेश करते हैं, जब वायु के द्वारा जो प्रवेश करती है 0.03% प्रवेश करती है और शरीर से बाहर कितनी जाती है, तो 4% जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब शरीर में प्रवेश करती है तो उसका परसेंट होता है 0.03 और जब बाहर निकलती है तो बढ़ जाती है 4% हो जाती है। इसके बाद
श्वास द्वारा लगभग 400 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो जो हम श्वसन छोड़ते हैं, श्वास छोड़ते हैं ना, उसी के द्वारा जल वाष्प के रूप में 400 ml पानी बॉडी से बाहर निकलता है प्रतिदिन। इसके पश्चात है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, गैसों का शरीर में परिवहन। ऑक्सीजन का फेफड़ों से शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचना और कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों तक पुनः वापस आने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही गैसों का शरीर में परिवहन कहते हैं। तो जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और इसका कोशिका तक पहुंचना और कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों तक पुनः वापस आना ही गैसों का बॉडी में परिवहन कहा जाता है। पीछे हमने पढ़ा कि जो भी हम श्वास लेते हैं वो कूपिकाओं में भर जाती है और जो कूपिका होती है इसके ऊपर रक्त कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ से ऑक्सीजन लेकर के कोशिकाओं तक पहुँचाती हैं। ये कूपिका के ऊपर जो रक्त की कोशिका होती हैं ये ऑक्सीजन लेकर के कोशिकाओं तक पहुँचाती हैं और ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, कूपिका से ऑक्सीजन लेता है और जब ये ऑक्सीजन लेता है तो ये दोनों मिलकर कहलाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और उसके बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिका तक पहुंच जाता है और वहां ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है और वहां हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। अब ऑक्सीजन तो हमारे कोशिका तक पहुंच गया और पहुंचाने का कार्य किया किसने, तो हीमोग्लोबिन ने किया। और अब कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक कौन पहुँचाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कोशिका से फेफड़ों तक 3 प्रकार से होता है। जैसे ही ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कोशिका से फेफड़ों तक जो परिवहन होता है 3 प्रकार से होता है। हीमोग्लोबिन के द्वारा 10 से 20%, प्लाज्मा के द्वारा 7% और बाइकार्बोनेट के द्वारा 70%। तो कार्बन डाइऑक्साइड का 3 प्रकार से परिवहन होता है कि कौन कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा और बाइकार्बोनेट, इनका ये परसेंटेज है। तो आपको यहाँ से जो याद रखना है सिर्फ इतना ही याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक कौन कौन पहुंचाता है, तो हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा और बाइकार्बोनेट के द्वारा पहुंचाया जाता है। और दूसरे भाग में हमने देख लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक पहुंच गई, अब क्या होगा, तो कोशिका इससे एनर्जी बनाएगी। तो थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि कोशिका कैसे एनर्जी बनाएगी। तो थर्ड पार्ट क्या है, आंतरिक श्वसन या फिर कोशिकीय श्वसन। अब हम इसके बारे में जानते हैं। तो भोजन के डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज मिलता है जो ब्लड की सहायता से सेल तक पहुंच जाता है और ग्लूकोज का सेल में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीडेशन किया जाता है, जिसके बाद हमें CO2, H2O और एनर्जी मिलती है। और इस प्रक्रिया को कहते क्या है, तो कोशिकीय श्वसन कहते हैं। और ये प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है, इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन क्या है, जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। और जो अनॉक्सी श्वसन है, जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है वह उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अनॉक्सी श्वसन। और ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तोड़ देगा और इससे एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी किस रूप में मिलती है, ATP के रूप में। तो ATP को एनर्जी की करेंसी भी कहते हैं, ये याद रखें। और जब 38 ATP मिलता है तो उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमें ऊर्जा कितनी ATP से मिलेगी, 38 ATP से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और ऑक्सी श्वसन कोशिका द्रव और माइटोकांड्रिया में पूरी होती है। जो ऑक्सी श्वसन की क्रिया है ये कोशिका द्रव और माइटोकांड्रिया में पूरी होती है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं एनिमल्स हैं, ह्यूमन्स हैं और बर्ड्स हैं, इनमें ऑक्सी श्वसन की क्रिया होती है। और अनॉक्सी श्वसन की बात करें तो ग्लूकोज टूट के लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 2 ATP ऊर्जा बनाता है। और अनॉक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव में पूरी होती है। ऑक्सी श्वसन की क्रिया हमने देखा कोशिका द्रव में होगी और उसके बाद माइटोकांड्रिया में पूरी होगी, लेकिन अनॉक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव में पूरी होती है। उदाहरण के लिए ले सकते हैं कीट है, सूक्ष्म जीव है, जीवाणु है आदि, इनमें होती है अनॉक्सी श्वसन की क्रिया। ये तो हमने जान लिया अनॉक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन है क्या। अब इसकी प्रक्रिया, इसका प्रोसेस कैसे होता है इसके बारे में देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है। जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। और अनॉक्सी श्वसन कोशिका द्रव में पूरी होती है। और अनॉक्सी श्वसन में जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटकर पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है और उससे हमें 2 ATP ऊर्जा मिलती है। ठीक है,
जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है टूट करके पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है और उससे 2 एटीपी ऊर्जा हमें मिलती है। और इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस मतलब लाइसिस का अर्थ होता है टूटना और ग्लाई का मतलब होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का टूटना ही ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। और इसमें ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मसल में लैक्टिक एसिड बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मसल में लैक्टिक एसिड बनाता है, जिससे हमारे शरीर में थकावट महसूस होती है। और लैक्टिक एसिड बनता कैसे है? तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक एसिड बनाता है। इसके बाद फिर है ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया। जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे ऑक्सीश्वसन कहते हैं। और ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाता है। इससे हमें 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है और ये प्रक्रिया 2 चरणों में कंप्लीट होती है। हमने अनॉक्सीश्वसन में देखा कि वो प्रक्रिया एक ही चरण में हो रही थी, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस में, लेकिन ये प्रक्रिया 2 चरणों में हो रही है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र का नाम क्रेब्स चक्र क्रेब्स नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, इसी वजह से इसका नाम है क्रेब्स चक्र। और ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन दोनों में ही होती है। अनॉक्सी श्वसन में केवल ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है, लेकिन ऑक्सी श्वसन में पहले ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होगी और फिर क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। तो पहले हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया क्या है। इसमें क्या होगा? ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल्स टूटकर पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है और 2 एटीपी ऊर्जा मिलती है। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के कोशिका द्रव में पूर्ण होता है और क्रेब्स चक्र कोशिका के माइटोकांड्रिया में पूर्ण होता है। तो हमने पीछे पढ़ा है कि ऑक्सीश्वसन 2 जगह होता है, कोशिका द्रव में और माइटोकांड्रिया में, जबकि अनॉक्सीश्वसन जो होता है वो सिर्फ कोशिका द्रव में ही पूर्ण हो जाता है, जिसमें सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। तो इसमें जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होगी वो कोशिका द्रव में होगी और क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया माइटोकांड्रिया में होती है। अब देखते हैं कि ये क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र क्या है। यह कोशिका के माइटोकांड्रिया में होती है। ग्लाइकोलिसिस के द्वारा बने पदार्थ पायरुविक एसिड पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज्ड होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल जाता है। तो हमने पढ़ा कि ऑक्सीश्वसन 2 साइकिल में कंप्लीट होता है। पहले साइकिल में ग्लूकोज का एक अणु टूटकर पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है और सेकेंड साइकिल है, सेकेंड चरण है, इसमें हम देख रहे हैं कि पायरुविक एसिड पूरी तरह से ऑक्सीडाइज्ड होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल जाता है और एक पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में 18 एटीपी ऊर्जा होती है। एक पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो 18 एटीपी ऊर्जा होती है। तो 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल से हमें कितनी ऊर्जा मिलेगी? 36 एटीपी ऊर्जा मिलेगी। और हमने पढ़ा है कि ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में 2 एटीपी ऊर्जा मिलती है। तो 36 एटीपी प्लस 2 एटीपी ऊर्जा मिलकर के हो गई 38 एटीपी ऊर्जा हो गई। अब ये एनर्जी कोशिका को मिलेगी। तो हमने पूरा प्रोसेस पढ़ लिया है। पहले हमने श्वसन अंगों के बारे में पढ़ा और फिर हमने श्वसन प्रक्रिया के बारे में पढ़ा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये अच्छे से मैं समझा सकूं और उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो इसमें नाइट्रोजन हो जाएगा आंसर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जितनी हम ग्रहण करते हैं उतनी ही हम छोड़ देते हैं। तो राइट आंसर है नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, एडम्स एप्पल किस अंग से संबंधित है? एडम्स एप्पल किस अंग से संबंधित है? तो ये स्वर यंत्र से संबंधित है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा स्वर यंत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है कि दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। दूसरा है दाएं फेफड़े में 3 और बाएं फेफड़े में 2 लौब होते हैं। तीसरा है दायां फेफड़ा भारी और बायां फेफड़ा हल्का होता है। और चौथा कथन है दोनों फेफड़ा बिल्कुल समान होते हैं। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि कथन गलत है, दोनों फेफड़ा बिल्कुल समान नहीं होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है जब दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है तो उसका भार जो है अधिक होगा, दोनों समान कैसे होंगे? तो राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? श्वास हमेशा नाक से लेनी चाहिए। श्वसन में नाक एवं मुंह में श्वास ली जाती है। और तीसरा कथन है, नाक में बाल धूल मिट्टी के कण को रोकने का कार्य करते हैं। और चौथा कथन है, मुंह से सांस लेना अच्छा माना जाता है।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंह से सांस लेना अच्छा माना जाता है। ये गलत हो जाएगा, मुंह से सांस लेना अच्छा नहीं माना जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में सांस लेने की दर सामान्यतः प्रति मिनट कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 से 16 बार प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में सामान्य व्यक्ति प्रति मिनट 12 से 16 बार श्वास लेता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्वास को छोड़ते समय गैसों की प्रतिशतता में कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन 78%। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन जो है श्वास छोड़ते समय हो या लेते समय हो, दोनों में ही नाइट्रोजन 78% होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। फिर अगला क्वेश्चन है, मुख्य रूप से किसके ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन क्या है? तो वायवीय श्वसन क्या है? वायवीय श्वसन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। ऑक्सीजन की जो उपस्थिति में श्वसन किया जाता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पुरुषों और महिलाओं में वोकल कॉर्ड की लंबाई कितनी होती है? मैंने बात की थी ना कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 mm और 15 mm। पुरुषों में 20 mm होती है और महिलाओं में 15 mm होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अब है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का आवागमन किसके कारण होता है? तो श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का आवागमन कौन करता है, किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन। और इसी क्वेश्चन के साथ आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दिया करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।